इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह की। ये वो सत्याग्रह है जिसमें लोग कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग की शुरुआत होती है, इसलिए इस चंपारण सत्याग्रह की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये चंपारण आज के बिहार में स्थित है। इस सत्याग्रह के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, जिससे बात को सुनने और समझने में आसानी रहेगी। बात शुरू होती है 1750 ईस्वी से। इस 1750 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो सिर्फ भारत में व्यापार करती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सिर्फ व्यापार करना था, वो भारत में नील उगाने का कार्य शुरू करवाती है। यह भारत में नील उगाने के लिए बिहार, बंगाल, अवध और बरड़ को चुनती है। ये अवध आज का उत्तर प्रदेश है और ये बरड़ आज का महाराष्ट्र का एरिया आता है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर नील उगाने का कार्य प्रारंभ करती है, जो कि भारतीय लोकल किसानों की हेल्प से किया जाता था, जिसके लिए वह एक 3 कठिया पद्धति का इस्तेमाल करती है। यह 3 कठिया पद्धति 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एक है 3 और एक है कथा। एक है 3 और एक है कथा। ये 3 का अर्थ 3 है और यह भूमि मापन की एक इकाई है। जैसे बीघा, 1 बीघा उस समय के 20 कठिया के या 20 कथा के बराबर होता था। तो इस 3 कठिया पद्धति में तय किया गया कि हर किसान को अपने खेत के 3/20 भाग पर, या एक एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया था कि हर किसान को अपने खेत के 15% भाग पर नील की खेती करनी होगी और भारतीय किसान को पेमेंट किया जाता था। नील की खेती के संदर्भ में आप एक चीज ध्यान रखें कि इसे अन्य फसलों की तुलना में अधिक पानी चाहिए और साथ ही इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। तो भारतीय किसान के सामने 2 समस्याएं थी, पर उस समय अच्छा पैसा मिलता था तो भारतीय किसान इसको करना प्रारंभ कर देते हैं। बात पहुंचते है 1915 में। इस समय जर्मनी में एक कृत्रिम नील की खोज होती है, जो भारतीय नील की तुलना में बहुत ही सस्ती होती है, जिस कारण यह तुरंत मांग पकड़ती है और इस मांग के कारण इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है भारतीय नील पर और भारतीय नील की मांग गिरने लगती है। उस समय अंग्रेज भारतीय नील को यूएस, उस समय के अमेरिका, चाइना और यूरोप के कई देशों में बेचते थे और अच्छा मुनाफा कमाते थे। पर जर्मनी की इस नील के कारण भारतीय
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मुनाफे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के कारण उन्होंने भारतीय किसानों को जो अग्रिम भुगतान, जिसे हम एडवांस कहते हैं, एडवांस पेमेंट देना बंद कर दिया और उनको की जाने वाली भुगतान की राशि में भी बहुत अधिक कटौती कर दी, जिस कारण से वहां के किसानों का बहुत अधिक शोषण होने लग गया। एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला इस पूरी बात को गांधी जी को जाकर बताता है। गांधी जी ने उस समय अपना साबरमती का आश्रम बना लिया था और वहीं पर रहते थे और गांधी जी किसानों की इस दुर्दशा से बहुत आहत होते हैं और राजकुमार शुक्ला गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप इस सत्याग्रह का नेतृत्व करें। गांधी जी राजकुमार शुक्ला की बात से प्रभावित होते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार करते हैं और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी के साथ उस समय कुछ व्यक्ति जाते हैं जिनके नाम कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उन व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद, एक व्यक्ति का नाम है महादेव देसाई, एक व्यक्ति का नाम है जेबी कृपलानी, एक व्यक्ति का नाम है ब्रिज किशोर और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो है अनुग्रह नारायण सिंह। इन व्यक्तियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से बिहार के चंपारण की ओर कूच करते हैं। अब गांधी जी बिहार के चंपारण में किसानों की स्थिति का खुद मुआयना करते हैं और उस घटना से बहुत आहत होते हैं कि किसानों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। जब महात्मा गांधी यहाँ पर सारा जानकारी ले रहे होते हैं, किसानों से मिल रहे होते हैं, तो उसकी सूचना उस समय के वहाँ के ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को पड़ती है और वो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं और महात्मा गांधी को जज के सामने पेश किया जाता है। तो जज से महात्मा गांधी कहते हैं, जी हाँ, मैं इसके लिए दोषी हूँ, मैंने ये कार्य किया है। महात्मा गांधी की इस ईमानदार पूरी सच्चाई से जज बहुत प्रभावित होता है और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो उसलिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एक इंडिगो कमीशन की स्थापना करती है और इस इंडिगो कमीशन की सिफारिश के आधार पर 4 मार्च 1918 को बिहार और उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास होता है और 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। इस प्रकार महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कामयाब होता है। इसी सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं।
1918 से 2018 जब होते हैं तो चंपारण सत्याग्रह को 100 साल हो जाते हैं। इसके उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चंपारण की यात्रा भी करते हैं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग की शुरुआत होती है। भारत के लोगों के लिए महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह था। आशा करता हूं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित आपकी सभी परेशानियों को मैं सुलझाने में कामयाब रहा हूँगा। इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।